Hi everyone, कैसे हैं आप लोग। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द केस समरी। पगला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का ये केस है। इसमें इसकी स्टोरी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इस केस में क्या हुआ था, क्या क्वेश्चन अराइज हुए थे प्रीवी काउंसिल में, और किस चीज पे कन्फेशन मतलब डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें जो दो मेन इशू थे वो एक था डाइंग डिक्लेरेशन, और पहला था कि क्या पुलिस ऑफिसर के सामने जो बयान दिया गया था उसकी एविडेंसी वैल्यू क्या, उसको हम कन्फेशन मान सकते हैं। तो ये पगला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ 1939 का केस है। एम्परर यहाँ पे इसलिए लिखा है कि उस समय ब्रिटिश राज्य था। तो देखिए इसका फैक्ट क्या था। इसमें जो आपका विक्टिम था उसका नाम था कुरी नुगाराजू। जो विक्टिम था उसका नाम था कुरी नुगाराजू। ये डिसीज था जिसकी इस केस में डेथ हुई थी, और पगला नारायण स्वामी ये आपका अक्यूज था जिसने इसकी हत्या की थी। इस केस में क्या था कि कुरू नुगाराजू एक प्यून थे जो एक दीवान के यहाँ जॉब करते थे और अपने वाइफ के साथ रहते थे, और जो दीवान की लड़की थी उससे कुरू नुगाराजू की जान पहचान थी। जो दीवान थे उनकी जो लड़की थी, क्योंकि ये उनके यहाँ एज ए पीएन जॉब कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ऑफिस उन दीवान की लड़की आती जाती थी, तो उससे इनका जान पहचान था। बाद में क्या हुआ, जो लड़की थी दीवान की उससे पगला नारायण स्वामी की 1918 में उसकी शादी हो जाती है। 1980 में इस जो दीवान की लड़की थी इसकी शादी हो जाती है पगला नारायण स्वामी से। ये दोनों लोग चले जाते हैं शादी के बाद बरहमपुर। ये चले जाते हैं शादी के बाद बरहमपुर। ये दोनों लोग शादी के बाद चले जाते हैं बरहमपुर। उसके बाद 1933 में ये लोग फिर वापस लौट के आते हैं पीतमपुर। 1918 में ये लोग चले गए थे बरहमपुर शादी के बाद। उसके बाद 1933 में ये लोग पीतमपुर वापस आते हैं। उसके बाद इन लोगों को कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, तो चूंकि जो कुरू नुगाराजू था और जो इसकी पगला नारायण की वाइफ थी, इन दोनों की जान पहचान थी, तो इस वजह से इन्होंने कुरू नुगाराजू से 3000 रुपए की डिमांड की। तो कुरू नुगाराजू ने 3000 रुपए जो है 18% 18% इंटरेस्ट पे इनको दे दिया। उसके बाद में इनके बीच काफी लेटर जो कन्वर्सेशन हुआ, बॉय लेटर, कम से कम अमाउंट आई थिंक 50 लेटर्स का कन्वर्सेशन हुआ पैसे की रिकवरी के लिए, लेकिन ये लोग पैसे नहीं दिए। तो एक दिन हुआ ऐसा कि जो है पगला नारायण स्वामी ने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखा इसको कुरू नुगाराजू को कि आप आज या अगले दिन आ जाइए अपने पैसे के लेन देन के लिए। उसने बरहमपुर उसको बुलाया, और इन्होंने जो कुरू नुगाराजू थे इन्होंने अपने वाइफ से कहा कि ये देखो उनका लेटर आया हुआ है, उन्होंने पैसे के लिए बुलाया है, मैं जा रहा हूँ वहां पैसे लेने। उसने बोला ठीक है। तो फाइनली जो कुरू नुगाराजू थे वो चले गए पैसे लेने पगला नारायण स्वामी से। और उसके एक ही दिन बाद उनकी जो डेड बॉडी थी वो बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन पे एक जो स्टील का ट्रंक होता है उस संदूक रूपी ट्रंक में इनकी बॉडी जो है फाउंड की गई थी। क्योंकि कोई उसका अनक्लेम्ड संदूक था, इस वजह से बाद में उसको खोला गया तो उसमें देखा गया कि जो बॉडी थी उसको 7 पार्ट में काट दिया गया था। बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद में उनकी जो विडो आई थी उसने केस रजिस्टर कराया था पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इस वजह से उसने आइडेंटिफाई किया, उसको दिखाया गया तो उसने आइडेंटिफाई किया कि हमारे हस्बैंड की बॉडी है। तो बाद में देखिए इसमें जो पगला नारायण स्वामी थे, इसमें जो पुलिस ने जो अरेस्ट किया था 4 लोगों को किया था। एक पगला नारायण स्वामी को किया था, एक इनकी वाइफ को किया था, एक ब्रदर की वाइफ थी, और एक क्लर्क था। 4 लोगों के नाम जो है FIR रजिस्टर हुई थी। वहां पे 3 केस लगाए गए थे, सेक्शन 120B IPC और सेक्शन 302 IPC
मर्डर का केस लगा था। 120B में इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगा था, और सेक्शन 302 में आईपीसी के मर्डर का केस लगा था, और सेक्शन 201 आईपीसी एविडेंस को मिटाने का इनके ऊपर 3 धाराएं आईपीसी की चल रही थी। तो बाद में चूंकि जो सेशन कोर्ट था उसने क्या किया, ये 3 लोग जो है एक्विटेड हो गए थे। जो इनकी वाइफ थी और जो क्लर्क था और जो ब्रदर की वाइफ थी, इन 3 लोगों को एक्विटेड कर दिया गया था। पगला नारायण स्वामी को जो सेशन कोर्ट थी वहां की, इनको डेथ सेंटेंस दे दिया था, कन्विक्ट कर दिया था इनको। उसके बाद क्या हुआ, इन जो लोगों ने पटना हाईकोर्ट में अपील की। पटना हाईकोर्ट में अपील की तो अपील में वहां पे देखिए, अपील का 2 ग्राउंड वहां पे था। क्या जो पगला नारायण स्वामी ने जो स्टेटमेंट अपना पुलिस को दिया था, क्या उसको एज ए कन्फेशन के रूप में एडमिट किया जा सकता है कोर्ट में। और दूसरा ग्राउंड था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जो कुरुनुका राजू ने अपनी वाइफ से कहा था पैसे जब पैसे लेने जा रहे थे, कि जो उन्होंने कहा था, क्या उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट किया जा सकता है कोर्ट में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, एक कन्फेशन का था जो पगला नारायण स्वामी ने दिया था पगला नारायण स्वामी ने जो पुलिस को बताया था, और दूसरा जो कुरुनुका राजू ने अपने वाइफ से कहा था डाइंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन को डिटरमाइन किया था केस ने। उसके बाद अपील जो है हाई कोर्ट में गई थी, तो हाई कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट का जजमेंट था उसको कंफर्म कर दिया था। उसके बाद फिर जो है अपील जो है गई थी प्रिवी काउंसिल में, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट था नहीं, इस वजह से जो अपील गई थी वो प्रिवी काउंसिल में गई थी। तो प्रिवी काउंसिल ने यहाँ पे 2 जजमेंट को प्रिवी काउंसिल ने ये जो केस है इसमें उसने कहा कि जो पगला नारायण स्वामी ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है कि उसने ये एक्सेप्ट किया था कि कुरुनुका राजू हमारे यहाँ आया था, आने के बाद फिर वो चला गया था, लेकिन मैंने इसका मर्डर नहीं किया है। तो क्या इसका जो स्टेटमेंट है उसको एज ए कन्फेशन एडमिट किया जा सकता है। तो चूंकि यहाँ पे इसका जो बयान था, चूंकि प्रिवी काउंसिल ने यहाँ पे इसको देखा कि अगर जो कन्फेशन होता है वो एक आदमी अपने आप को गिल्टी बताता है कि हमने मर्डर किया है, क्या किया है, अपने जो ऑफेंस होता है उसको एक्सेप्ट करता है। बट इसका जो स्टेटमेंट था उसने ये कहा था कि हाँ वो मेरे यहाँ आया था, उसके बाद चला गया था, बट उसने ये भी कहा था कि हमने उसका मर्डर नहीं किया है। तो ना ही ये, क्योंकि कन्फेशन में आदमी अपने आप को गिल्टी मानता है, लेकिन इसमें इसका जो बयान था, ना ही वो अपने आप को पूरी तरीके से गिल्टी मान रहा था और ना ही वो अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ से कि ये भी कह रहा था कि हमने इसका मर्डर नहीं किया है। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि चूंकि इसका जो बयान है उसको कन्फेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन जो कुरुनुका राजू ने अपनी पत्नी से कहा था कि हम जा रहे हैं पैसे लेने, चूंकि उसका सेम ट्रांजेक्शन का, जैसे देखिए डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। डाइंग डिक्लेरेशन अगर आपको पूरी फुल वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके सारे डाउट हम डाइंग डिक्लेरेशन में क्लियर कर देंगे एक अलग से वीडियो बना करके कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। तो कुरुनुका राजू का केस जो है उसको जो प्रिवी काउंसिल है उन्होंने कहा था कि उसका जो स्टेटमेंट है जो उसने अपनी वाइफ को दिया था कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए वहां पे ये जरूरी नहीं था कि उसको पता था कि हमारी मौत हो जाएगी, उसको नहीं पता था, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है उसकी मौत हो गई, क्योंकि ट्रांजेक्शन वो जो उसका एक्ट था उससे सेम जुड़ा हुआ था। कुछ ही समय, जरूरी नहीं है कि आदमी मरते समय ही डाइंग डिक्लेरेशन दे, उसको अगर पता है कि मैं मर रहा हूं तब भी जो है डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा, और नहीं पता है कि कुछ समय बाद मेरी मौत हो जाएगी तब भी उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, क्योंकि जो उसका जो स्टेटमेंट है वो सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। इस वजह से प्रिवी काउंसिल ने उसको जो डाउट ऑफ बेनिफिट उसको मिला था, जो उसका जो स्टेटमेंट उसको कन्फेशन नहीं माना था, लेकिन उसको प्रिवी काउंसिल ने जो कुरुनुका राजू ने अपनी वाइफ से कहा था कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन माना था। तो ये रहा टोटल। चूंकि उसमें कुछ और सबूत थे, जैसे जो जहां से उसने संदूक खरीदा था और उसका भी बयान था, जब वो संदूक को गाड़ी पे लोड करके लेके जा रहा था स्टेशन ट्रेन में रखने, तो वहां पे भी विटनेसेस ने देखा था, बयान दिया था। तो इन सबको और प्लस डाइंग डिक्लेरेशन, इन सबको एक साथ करते हुए जो है प्रिवी काउंसिल ने फिर उसको कंफर्म किया था। तो ये थी इस केस की टोटल समरी।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।